Good evening everyone. As you all know that we have started with the direction chapter of the management, and yesterday we have discussed meaning of directing, features, importance of direction. So today we will be starting with the elements of direction, the four major elements of direction. Without that direction is not possible. So इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन. लेट्स स्टार्ट. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिंग में कल हमने स्टार्ट किया था कि जैसे डायरेक्टिंग का मतलब है एक्शन को इनिशिएट करना, और एक्शन आप तभी ले सकते हैं जब आप किसी को गाइड कर रहे हो. राइट. एक्शन तभी होगा ना जब आपने किसी को गाइडेंस दे रखी है, उसको कोचिंग दे रखी है, इंस्ट्रक्ट कर रखा है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने गाइडेंस दी हो, कोचिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेट किया हो, लीड किया हो पीपल इन अ सर्टेन वे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें. सो बेसिकली एलिमेंट्स होते क्या हैं डायरेक्शन के, जिसमें आप गाइडेंस देते हो, मोटिवेट करते हो, लीड करते हो, कोचिंग करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो, जिससे कि लोग सीख सकें कि उनको क्या डायरेक्शंस जो हैं वो फॉलो अप करनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है कि एक सुपरवाइजर है, वो वर्कर्स को बताता है कि आपने ऑपरेशंस कैसे करने हैं. फॉर एग्जांपल किसी मशीन को ऑपरेट करना है जो उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक चलाई नहीं थी, तो उसको कैसे ऑपरेट करेंगे. सेकेंडली अगर कोई माइनिंग में काम करता है तो उन्हें बताया जाएगा कि कौन से प्रिकॉशंस आपने फॉलो अप करने हैं वाइल वर्किंग अंडर द माइंस. आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है. हमारे पास बेसिकली 4 तरीके के जो हैं वो एलिमेंट्स हैं जो कि हम डायरेक्शन में पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. कल हमने जब प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन करे थे उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन, मोटिवेशन किस तरीके से काम करते हैं. तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सुपरविजन क्या है, मोटिवेशन क्या है, लीडरशिप क्या है. सुपरविजन जो है बेसिकली 2 वर्ड से बना है, सुपर एंड विजन. सुपर विजन, ठीक है. विजन का मतलब है देखना और सुपर का मतलब है ओवर एंड अबव. जब आप किसी की परफॉर्मेंस को, किसी को काम करते हुए ओवर एंड अबव उस अथॉरिटी का यूज करके उसे ऑब्जर्व करते हो, दैट इज बेसिकली सुपरविजन. सुपरविजन एलिमेंट डायरेक्शन का बीइंग जब हम इसे यूज करते हैं तो हर मैनेजर, हर सुपरवाइजर ने क्या करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो उनके अंडर लोग काम कर रहे हैं उन्होंने उनको ऑब्जर्व करना होता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसी डायरेक्शंस उनको दे रखी हैं क्या वो उसे फॉलो अप कर रहे हैं. तो सुपरविजन क्या है, बेसिकली गाइडेंस करना है, आपने गाइड करने हैं एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज और अदर रिसोर्सेज ताकि डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो पाए. क्यों अचीव करवाने हैं हमने अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना है और अपने वर्क टारगेट्स को अचीव करना है. एंड मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि सुपरविजन का मतलब होता है ओवरसी करना अपने एक्टिविटीज को. यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है, इट मींस ओवरसीइंग व्हाट इज टू बी डन बाय द सबऑर्डिनेट्स एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन, और उनको इंस्ट्रक्शन देनी है ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो. आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने बहुत बार क्लास में बताया है व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जिसे भी पता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, काइंडली डिस्क्राइब और एक्सप्लेन दिस इन द कमेंट सेक्शन. सो हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करवाना है, दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तो वो मैनेजमेंट का जो है वो प्राइम ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट, अब हम सुपरविजन तो समझ चुके हैं. अब सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या है, उससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ. रश्मि जोशी नाम की एक लड़की थी जो कि डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर थी फाइन प्रोडक्शंस नाम की कंपनी में 10 साल से. अब उसको सब लोग बहुत प्रेज करते थे, उसके पीयर ग्रुप्स और सुपरवाइजर्स बहुत प्रेज करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करती थी. अब वो बहुत एक्सट्रीमली एम्बिशियस और हायर लेवल की मैनेजमेंट पोजीशन पे जाना चाहती थी. अब किसी ने उसे बताया कि एक अच्छी जॉब है उसके डिपार्टमेंट में ही, और वो सोचती है कि ठीक है जो है मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूंगी. लेकिन कंपनी क्या करती है, रश्मि को वो जॉब ना देके किसी बाहर वाले से उस पोस्ट को फिल करवा लेती है. ठीक है. अब क्या है कि रश्मि जो है ना वो डिससेटिस्फाइड है.
ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन का यूज़ है। पहली बात तो उसके जो सुपीरियर्स हैं वो उसे सुपरवाइज करेंगे कि हाँ अब रश्मि का जो काम करने का तरीका है, वर्क प्रोग्रेस जो है वो डिससेटिस्फाइड हुई है, तो ऑब्वियसली उसकी एफिशिएंसी कम हुई होगी। तो यहाँ पे हमें उसे मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, सुपरवाइज उसके एक्टिविटीज़, उसके एक्शंस, उसके प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट्स को सुपरवाइज करने की हमें ज़रूरत है। और एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटीज़, एक बेस्ट लीडर की तरह हमें उसे गाइड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्टिंग एक डिससेटिस्फाइड मैनेजर के लिए किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। आई होप आपको ये केस क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, सुपरविजन की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट इज supervisor maintains day-to-day contact and maintain friendly relationships with workers। अब इसका क्या मतलब है? अगर एक सुपरवाइजर है जो रोज आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा है, अप्रेज कर रहा है, तो उसका आपके साथ डेली बेस पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। वो एक अच्छे दोस्त की तरह आपको गाइड कर सकता है वर्कर्स को जहाँ पे भी उन्हें दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर जो है, ये सुपरविजन और सुपरवाइजर दोनों की ही इंपॉर्टेंस है। जो सुपरवाइजर है वो एक लिंक होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। मैनेजमेंट जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बताते हैं, सुपरवाइजर उनको किसे कम्युनिकेट करता है, वर्कर्स को। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उनको भी क्लियर करवाता है या अवॉइड करवाता है, राइट। नेक्स्ट, सुपरवाइजर जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक की रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग द वर्कर्स अंडर हिज कंट्रोल, ताकि अगर कोई इंटरनल डिफरेंसेस, आपस में दो चार वर्कर्स के बीच में कुछ मतभेद हैं तो उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट इज सुपरवाइजर जो है वो इंश्योर करता है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टारगेट के अकॉर्डिंग हुई है। हमने प्लानिंग में पढ़ा था कि आपने प्लान करा है 500 यूनिट्स, लेकिन असल में जाके जो है वो 400 हो रहा है। तो ये जो 100 का डेविएशन हो रहा है, इसे किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सुपरवाइजर का काम है। सुपरवाइजर आपको ना ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर्स को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है। हमने स्टाफिंग के अंदर जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का टॉपिक करा था तो उसमें डिस्कस किया था ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब जब आप एक फंक्शनल पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उस पोस्ट पे काम करते हुए जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। सुपरवाइजर जो है वो लीडरशिप रोल भी प्ले करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्कर्स के बिहेवियर को, जिससे वो उससे प्रभावित होते हैं। कल हमने किया था कि डायरेक्शन में हम लीड करते हैं उनके बिहेवियर को। अब किस तरीके से लीड किया जाता है, लीडरशिप के कितने स्टाइल्स होते हैं, एक लीडर किस तरीके से कौन सा टूल यूज कर सकता है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, एक गुड सुपरवाइजर जो है वो एनालाइज करता है जो वर्क परफॉर्म हुआ है और फीडबैक देता है अपने एम्प्लॉयज को कि यस यू डिड अ गुड जॉब, अब आपको लेट्स सपोज आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब आपका प्रमोशन हो सकता है। तो वो उनको एक फीडबैक दे रहा है जिससे एम्प्लॉयज की जो है वर्क परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, दैट इज सुपरविजन। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज मोटिवेशन। जैसे कि मैंने आपको रश्मि जोशी का केस डिस्कस करा था कि वो अपने मैनेजरियल वर्क में जब वो एक पर्टिकुलर जॉब को नहीं हासिल कर पाई तो वो थोड़ा सा डिसहार्टेंड फील कर रही थी, उसका मन दुखी हो गया था कि भाई मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करा पर मुझे जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले या मुझे एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन नहीं मिल पाई। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि हम रश्मि को मोटिवेट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए कि आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस चीज़ को, उस टॉपिक को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बेसिकली मोटिवेशन। अब मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप किसी को इंड्यूस करते हो टू एक्ट और मूव इन अ सर्टेन वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसका क्या मतलब है? जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करोगे, उनके अंदर उत्साह जगाओगे, उनको मोटिवेट करोगे कि हाँ भाई तू ये कर सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे आप मूवीज़ देखते हैं, आपने भाग मिल्खा भाग देखी होगी, तारे ज़मीन पर देखी होगी, अभी सितारे ज़मीन पर भी आ गई अगर आपने वो मूवीज़ देखी होंगी। तो अगर स्टूडेंट्स की कोई दिक्कत है, अगर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या आप मैराथन में फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं, लीड में नहीं कर पा रहे हैं कुछ बेटर, तो आपका गाइड जो होता है वो आपको कोचिंग देता है, आपको मोटिवेट करता है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट इज दिस? अल्टीमेटली वो चीज़ें आपके अंदर जोश जगा देती हैं, जोश भर देती हैं, उसी को हम बोलते हैं मोटिवेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सबऑर्डिनेट्स को
एक पर्टिकुलर मैनर में काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जिस टूल को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मोटिवेशन। अब मोटिवेशन से रिलेटेड हमारे पास ना कुछ 3 इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, हम उसे समझ लेते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। पहला है मोटिव। अब मोटिव क्या होता है? जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि इसने ये चोरी करी है, तो भाई इस चोर का मोटिव क्या रहा? लेट्स सपोज किसी ने एक दुकान से ब्रेड का पैकेट चोरी किया, तो उसका मोटिव क्या रहा? क्या उसका मोटिव ब्रेड को चुराना ही था, चुरा के कहीं फेंक देना था, या वो एक गरीब बच्चा था और वो बहुत भूखा था और उसके पास साधन नहीं था, वो एक अनाथ बच्चा है और उसके पास साधन नहीं था जिससे वो अपनी भूख को मिटा सके, तो उसने उस ब्रेड को चुराया अपने पेट को पालने के लिए। तो बेसिकली मोटिव क्या था? मोटिव का मतलब होता है कि इनर स्टेट क्या है जिसने उसे एनर्जाइज किया, चैनलाइज करा, एक्टिवेट किया, ताकि वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ मूव करे और अपने गोल्स को अचीव कर पाए। सो दिस इज बेसिकली मोटिव। सो जैसे कि एग्जाम्पल जो मैंने दी वही इन्होंने यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रखी है। द नीड फॉर द फूड कॉजेज हंगर ऑन अकाउंट फॉर अ मैन सर्चेज फॉर फूड। अगर कोई भूखा है तो उसे भूख की तलाश में जो है वो खाने की तलाश में दौड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि लोगों के बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपने डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या हैं? अब मोटिवेटर का मतलब होता है वो टेक्निक जिसे यूज करके हम लोगों को मोटिवेट कर सकें ताकि तुम ये काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं तो आप डेली पढ़ाई करो, जो लेक्चर्स आपको डिलीवर हो रहे हैं आप वो पढ़ो, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, अपने नोट्स बनाइए, पढ़िए, उसके बाद में अपनी आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में हमें केस स्टडीज आती हैं फाइनल एग्जाम में, और हम वो केस स्टडीज को कैसे समझ सकते हैं? जब आप कंसेप्चुअल अपने फ्रेमवर्क को क्लियर करोगे, अपने लेक्चर्स को डेली अटेंड करोगे, तो ये क्या है? बेसिकली मोटिवेटर्स हैं, राइट। तो मैनेजर्स जो हैं वो मोटिवेटर्स अलग अलग तरीके के डाइवर्स मोटिवेटर्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप काम करोगे तो हम आपको 20,000 की तनख्वाह देंगे, अगर आप और अच्छा काम करोगे तो 25,000, बोनस, प्रमोशंस, रिकॉग्निशन, प्रेज मिलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास में अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका टीचर आपके लिए क्लैप करवाता है, प्रेज करता है। मॉर्निंग असेंबली में अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं तो पूरे स्कूल के सामने जो है वो आपको प्रेज मिलती है, राइट। और अगर आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको क्लास का मॉनिटर डेजिग्नेट किया जाता है। सो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको दी जाती हैं, दीज एक्ट एज अ मोटिवेटर्स इन दैट सर्टेन वे, राइट। सो अब हमने जो है वो ये पढ़ा है कि मोटिवेशन क्या है, मोटिव क्या है, मोटिवेटर्स क्या हैं, या मोटिवेशन क्या है। अब हम देख लेते हैं थोड़े से फीचर्स, क्योंकि मोटिवेशन का जो टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है बीइंग अ टीचर, क्योंकि हम डेली जो हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आज जिस भी परफॉर्मेंस लेवल पे हैं वो और बेटर परफॉर्म कर सकें, राइट। सो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने अभी पढ़ा कि मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, एक अर्ज, एक ड्राइव या डिज़ायर या एस्पिरेशन, या आप किसी नीड के लिए स्ट्राइव करते हैं, ये अंदर से आना चाहिए। लेट्स सपोज आप किसी को कितना भी बोलो कि भाई तू पढ़ ले पढ़ ले, जब तक उसके अंदर जुनून नहीं जागेगा ना कि मुझे पढ़ लिख के, लेट्स सपोज मुझे अपने कॉमर्स में अच्छा स्कोर करना है, मुझे आगे सीए करना है, सीएस करना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे सीईओ बनना है, अगर उसके अंदर से भाव नहीं आएगा ना, वो मेहनत अंदर से नहीं जागेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बेसिकली इट इज अ प्योरली इंटरनल फैक्टर, राइट। नेक्स्ट, मोटिवेशन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर आप किसी सर्टेन वे में काम करेंगे तो ऑब्वियसली पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव या गोल होना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे पैसे जोड़ने हैं, क्योंकि एंड रिजल्ट ये है कि आपने सोच रखा है कि मुझे इस साल ना एक मोटर बाइक लेनी है, या मुझे एक अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी रेप्यूटेड सोसाइटी में जो है एक बंगला खरीदना है, तो ये सारी आपके एक गोल होना चाहिए, तभी आप अपने बिहेवियर को उस तरीके से डायरेक्ट
कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मेरे स्टूडेंट इस बात से एग्री कर सकते हैं। कैसे? पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? जब आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत अच्छा काम किया तो पापा ने आपको पैट किया, वेरी गुड, दैट्स लाइक माई सन, है ना, बहुत अच्छी बात है। आपके फादर ने आपको 500 रुपया दिया, आपके मदर ने आपको जो है अच्छा अच्छा खाना बना के दिया क्योंकि आपने बड़ा अच्छा काम करा, और मोहल्ले पड़ोस में आपकी प्रेज की कि मेरा बेटा बहुत पढ़ता है, मेरी बेटी बहुत पढ़ती है, राइट। दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन। कई बार क्लासरूम में भी ऐसा होता है, हमारी क्लास में कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, दिस इज पॉजिटिव मोटिवेशन या पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट हम कह सकते हैं। अब नेगेटिव मोटिवेटर्स भी होते हैं जिन्हें हम कई बार यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पनिशमेंट मिलता है आपको, ठीक है, आपके इंक्रीमेंट्स को रोका जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा भी होता है, अगर लेट्स सपोज वो बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहा है, ठीक है, तो जब उनको पेरेंट्स ऐसे डराते हैं कि नो, अगर तुमने मोबाइल चलाया तो तुम्हें कैटी ले जाएगी, तुम्हें जो है वो डॉग ले जाएगा पकड़ के, या कुछ ऐसा, मतलब आप देख सकते हैं कि बचपन से ही नेगेटिव मोटिवेटर्स भी आपके साथ जो है वो असेस किए जा सकते हैं, वो भी हम यूज़ करते थे, राइट। और अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम नहीं करोगे तो हम आपका प्रमोशन नहीं करेंगे, आपका प्रमोशन रुकवा देंगे, या आप जिस पोस्ट पे हो हम आपको नीचे वाली पोस्ट दिलवाएंगे, मतलब डिमोशन करवा देंगे, आपको अच्छी सैलरीज नहीं देंगे, वेजेस नहीं देंगे, बोनस नहीं, नो कमीशन, नो डीए, राइट। इस तरीके से ये नेगेटिव हमारे कुछ इंक्रीमेंट्स या हम कह सकते हैं नेगेटिव री-इन्फोर्सर्स होते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन हेट्रोजीनियस होती है। अब हेट्रोजीनियस का मतलब क्या? आपने बचपन में 5th या 6th स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा होगा, होमोजीनियस मटेरियल एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है, पढ़ा होगा ना। होमोजीनियस होता है सेम, हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी जॉब से अलग लेवल की हो सकती हैं, लेकिन मिस्टर ए की एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती हैं। आप क्लास में पढ़ने जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हो सकती हैं, किसी और की, आपके फ्रेंड की अलग हो सकती है। मतलब हर इंसान की परसेप्शन, रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, तो ये सेम नहीं होते हैं। जब ये सेम नहीं होते हैं तो ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। सो दे आर नॉट यूनिफॉर्म, दैट्स वाई, क्योंकि ये डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर है और डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं मोटिवेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोग जैसे पॉजिटिव मान जाते हैं, उन्हें एक बार समझाओ बेटा कल ये काम करना है, दिल से ओके मैम वील परफॉर्म दिस। कुछ लोगों को जो है ना वो समझ नहीं आती है पॉजिटिव, तो उनके लिए नेगेटिव मोटिवेटर्स जो हैं वो हम यूज करते हैं। आई होप आपको मोटिवेशन के फीचर्स क्लियर हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैस्लो की थ्योरी। भाई अब्राहम मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर स्टडिंग फॉर सीबीएसई बोर्ड, पीएससीबी बोर्ड, वेदर यू आर स्टडिंग दिस फॉर योर हायर लेवल और हायर एजुकेशन इन बीकॉम, एमकॉम और इन यूजीसी नेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से कुछ क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं आपको मोटिवेशन का एक प्रोसेस समझा देती हूँ बहुत छोटी सी एग्जांपल से। हमारे रामू भैया जो है ना वो बहुत भूखे हैं, उनको बहुत भूख लग रखी थी, उन्होंने सुबह से कोई नाश्ता नहीं किया था, दोपहर का 1 बज गया। सोचो भाई, उस इंसान ने नाश्ता नहीं किया, उसकी क्या हालत हो रही है। गर्मी का टाइम है, रोड पे वो चल रहा है, वो देखता है कुछ स्नैक या मील मिल जाए। 2 किलोमीटर पैदल, हाय राम, 2 किलोमीटर वो पैदल चल रहा है। 2 किलोमीटर पैदल जाने के बाद में उसे एक होटल मिलता है जहाँ पे वो दाल और रोटी खाता है। कितने रुपए की? 10 रुपए की। मतलब कितना सस्ता जमाने का एग्जाम्पल उठा रखा है। तो 10 रुपए में आपको चॉकलेट भी नहीं मिलेगी, राइट। सो अब क्या है, उस बेचारे की सैलरी भी तो देखो, मतलब कितना पुराना उसका है, वो इंडेक्सेशन भी नहीं करी, उसका कितना पुराने ज़माने की उसकी सैलरी है। इतने रुपए तो शायद आप लोग कैंटीन में खर्च देते हैं, 15 रुपए। सो 15 रुपए उसकी पॉकेट में और 10 रुपए का उसने खाना खाया। और देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसे बड़ा सेटिस्फाइंग मील लगा कि भाई ठीक है मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि 15 रुपए थे और 10 का मील आ गया, मतलब 5 रुपए फिर भी बच गए। और उसने कहा कि मैंने खाना खा लिया, नाउ अब मैं पावर हाउस बन चुका हूँ, मुझे एनर्जी रीगेन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना क्या है, आपने रामू भैया की स्टोरी को सुन तो लिया, लेकिन समझना क्या है कि जब एक इंसान की जो नीड अनसेटिस्फाई होती है ना, उससे उसे टेंशन होती है। तो वो टेंशन क्या करती है, वो स्टिमुलेट करती है उसकी ड्राइव को, उसके बिहेवियर को, कि भाई चल दौड़, कुछ सर्च कर। हम सर्च करते हैं,
और सेटिस्फाई करते हैं अपनी नीड को, ठीक है। और जैसे उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई, उसकी टेंशन जो है वो छूट जाती है, वो टेंशन मुक्त हो जाता है। और जब वो टेंशन मुक्त हो गया तो उसका मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। आइए हम यहाँ से समझते हैं। इसका मतलब है कि मोटिवेशन जो है ना वो कैसे स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट लगती थी, ठीक है, और कल आपका डायरेक्शन का टेस्ट है, क्लियर। अब आपको टेंशन है, मैडम ने कल टेस्ट लेना है, भाई मुझे तो ये चैप्टर आता नहीं है, और ये थोड़ा सा जो डायरेक्शन का चैप्टर है प्रैक्टिकली कंसेप्चुअल है और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे अपना केस स्टडीज या क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा कल। तो क्या करते हैं कि ये एक नीड है, आपको पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, ट्यूटोरियल चाहिए या एक लेक्चर चाहिए, ताकि पहले मुझे कोई समझा दे भैया, फिर मैं कल अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा अपने एग्जाम में। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास एक अनसेटिस्फाइड नीड होनी चाहिए कि मेरे पास ना नोट्स नहीं है, मैं कैसे पढूं, ठीक है। इससे क्या हुआ भाई, टेंशन, भयंकर टेंशन। मेरे स्टूडेंट्स इजीली इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि भाई बहुत टेंशन हो रखी है। अब टेंशन से ना ड्राइव करेंगे हम, ड्राइव वो मोटरसाइकिल वाला ड्राइव नहीं करेंगे हम, एक्टिवा स्कूटर गाड़ी वाला ड्राइव नहीं करने जा रहे हैं हम। मतलब आपको अंदर से होगा कि भाई मैं क्या करूं क्या करूं, ऐसा फील होता है ना, तो आप सर्च बिहेवियर करोगे। सर्च बिहेवियर के बाद में क्या है, जैसे यहाँ पे रामू भैया को लगी थी बहुत ज़्यादा हंगर, अब उनको टेंशन हो गई, सिर घूमने लगा उनका, अब उन्होंने चलना शुरू किया, ठीक है, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते, उन्होंने एक होटल देखा, वहाँ पे उन्होंने खाना खाया 10 रुपए का, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा हाँ भाई आनंद आ गया, ठीक है जी, उनको जो है ना एक मज़ा आ गया खाना खा के कि हाँ जी आई एम हैप्पी, ठीक है। अब रामू भैया जो है ना वो हैप्पी हैं, ठीक है, खाना खा लिया उन्होंने, रामू भैया हैप्पी हैं, तो सेटिस्फाई हो गई। इससे क्या, उनकी टेंशन खत्म हो गई। अब उन्होंने कहा बैक टू वर्क, मैं अपना काम जो हूँ आराम से कर सकता हूँ, रात तक मैं अपना काम कर सकता हूँ। क्लियर है? आई होप आपको ये एग्जाम्पल से मोटिवेशन का प्रोसेस जो है वो क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे हमारे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये हमारे मैस्लो रहे हैं, उन्होंने एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी है। इस नाम को आपको एज इट इज़ ही याद करना है, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। हायरार्की क्या है, मतलब एक सीक्वेंस है, इसे आपको फॉलो अप करना है। हमारे पास 5 तरीके की नीड्स मैस्लो ने बताई हैं: बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्लियर? अब ये नीड्स क्या हैं, इन्हें हम डिटेल में करेंगे। जब आपने एग्जाम में परफॉर्म करना है और एग्जाम में मैस्लो की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, सो प्लीज स्टूडेंट एवरीवन प्लीज नोट दिस थिंग कि आपको ये वाला फिगर ज़रूर एग्ज़ाम में बेटा बना कर आना है, सबको बना के आना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे टॉप लेवल की नीड है, टॉप पे बैठी है। उससे नीचे एस्टीम नीड है, फिर एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं, देन सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स एंड बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। अब ये जो नीड्स हैं ये क्या हैं, आइए अब हम इसे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि मोटिवेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी और अपनी पढ़ाई और रिसर्च करने के बाद में वो काफ़ी सारे डायमेंशंस पर आए और उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। अगर मोटिवेशन की थ्योरीज की मैं बात करूँ तो काफ़ी 7-8 थ्योरीज हैं जो हम लोग मोटिवेशन के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन वी विल स्ट्रिक टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12th ग्रेड तक जो थ्योरी है दैट इज अब्राहम मैस्लोज थ्योरी, ठीक है। अब हम अब्राहम मैस्लो की थ्योरी की बात करते हैं। अब्राहम मैस्लो कौन थे? ये एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने एक अपना पेपर पब्लिश करा था 1943 में, ठीक है, जिसके बारे में जो डिटेल्स थी वो थी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के ऊपर। अब इन्होंने जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, आपको कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मैस्लो की थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। अब जो नीड्स हैं वो विद इन होती हैं, विद इन मतलब इंटरनल, ठीक है, आपकी अंदरूनी नीड्स हैं, ठीक है। और इन नीड्स को जो है क्या हम
किसी भी सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं? नो, वेरी स्ट्रिक्ट हायरार्की थ्योरी में। और 5 तरीके की नीड्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहली जो नीड आती है, दैट इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हैं, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स वो नीड्स होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी नीड्स कह सकते हैं। एक पिक्चर भी आई थी, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। एक इंसान को जो जिंदा रहने के लिए चीज़ें चाहिए ना भाई, भूख है, ठीक है, प्यास है, शेल्टर है, स्लीप है, ये कुछ उसकी बेसिक चीज़ें हैं जो उसको चाहिए लाइफ में। अगर ये उसे मिल जाए तो वो बोलेगा ठीक है मैं सेटिस्फाइड। कोई भी इंसान है, काम कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, वो किसी अलग स्टेट के होते हैं, किसी अलग देश के होते हैं, लेकिन बहुत दूर प्रदेशों में काम कर रहे हैं, पता है किस चीज़ के लिए? सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए। तो ये बेसिक नीड्स हैं, ठीक है। तो जो सैलरी होती है ना, वो हेल्प करती है ताकि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। सो आई होप आपको बेसिक फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जो है ना, वो जैसे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे होता है ना, मन में लड्डू फूटा, है ना, मन में लड्डू फूटा वाली बात है। आपकी एक बार बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो गई, अब आप कहोगे ये दिल मांगे मोर, हमें ना कुछ और नीड्स भी अराइज हो रही हैं मेरे मन में। मेरा मन कर रहा है कि मेरे को ना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ताकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ भाई, मेरे को फिजिकल और इमोशनल वर्ल्ड में बहुत सारा ड्रामा है भाई, मुझे वहाँ से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कैसे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए भाई? अगर मैं मतलब मेरी इनकम की स्टेबिलिटी दो मुझे। आपने फ्यूल का भी एक प्रिंसिपल किया था, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, क्या अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं तो आपको बार बार ये धमकियाँ ना मिले हम आपको निकाल देंगे, ये है वो है, ठीक है। तो वो फिजिकल थ्रेट्स नहीं होने चाहिए, इमोशनल हार्म नहीं होना चाहिए, आपकी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर पेंशन प्लान्स और प्रॉपर सैलरीज मिलनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी तो आप सेटिस्फाई फील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई होप आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स क्लियर हैं। उसके बाद में फिर मन में लड्डू फूटा, एंड दैट इज एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, ठीक है। अब बिलोंगिंग क्या है? अपनत्व, जब आप अपनापन महसूस करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं जहाँ पे भी हम काम करते हैं ना, हमें वहाँ पे अफेक्शन मिले, बिलोंगिंगनेस मिले, एक्सेप्टेंस मिले, हमारी अच्छी दोस्ती हो, हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं लोग हमें अपना समझें, राइट, वो हमें अपना समझें, हमसे प्यार से बात करें, है ना। हम कई बार कहते हैं ना हमें कुछ नहीं चाहिए, हमसे प्यार से बात करो, हम ट्रू हैं, हमारे साथ लॉयल रहो। सो इस तरीके की आप एक्सेप्टेंस, आप एक मतलब आप ना इमोशनल, अपने आप के लिए ना इमोशनल प्यार चाहते हैं कि भाई सब हमारे साथ अच्छे से रहें। ऐसा होता है ना, क्योंकि जब आप जहाँ काम करते हैं आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। नाउ अब फिर से दिल मांगे मोर, नेक्स्ट नीड आ गई एस्टीम नीड। एक बार ये सेटिस्फाई हो जाए, हम ऐसे बोलते हैं ना भगवान को भी, भाई ये मिल जाए उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, पर हमें चाहिए होता है अक्सर, है ना। ऑब्वियसली आपको भी चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं और हमारी नीड्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एक नीड सेटिस्फाई होती है तो दूसरी अनसेटिस्फाई नीड जाग जाती है, फिर हमें उसके लिए टेंशन होता है, ड्राइव करना है, फिर हम उसे सेटिस्फाई करते हैं और रिलीव हो जाते हैं टेंशन से। नाउ एस्टीम नीड, भाई एस्टीम का मतलब ही अपने आप में बहुत कमाल है ना, मतलब समथिंग वेरी स्पेशल। अब स्पेशल क्या होता है भाई? हर इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, स्टेटस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, कि सब मुझे पूछें, मुझसे पूछें, है ना, मैं बहुत बेस्ट हूँ। इस तरीके की नीड्स अराइज होती है ना हम सबके अंदर। अब एक बार ये पूरी हो गई तो अब आपकी नीड अराइज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, अब आप कहोगे मैम आप एक एक नीड करके हमें कितनी सारी नीड्स पढ़ा दी हैं। बस अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दरअसल जैसे हम कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति है, नॉट मोक्ष हेयर, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या है कि जैसे किसी, कल हमने बात करी थी कि किसी इंसान के अंदर कोई पोटेंशियल होता है, तो हम उसको ना उसके अल्टीमेट पोटेंशियल पे पहुंचाने के लिए जिस तरीके की मेहनत हम लोग करते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है हायरार्की में, उसको बेसिकली कहा जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। के मतलब एक इंसान जिस चीज़ के कैपेबल है, वो जो बन सकता है, उस चीज़ के लिए जब वो मेहनत करता है ना और उसे फुलफिल करता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आई लव टू टीच, है ना, मुझे मेरा टीचिंग प्रोफेशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होगा कि मैं बहुत सालों तक पढ़ाऊँ, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊँ. दिस इज माई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. लेट्स सपोज आपको फुटबॉल खेलना पसंद है, तो आप चाहोगे कि भाई मैं बेस्ट वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर बनूं, है ना. मान लो किसी लड़की को मेकअप करने का बहुत शौक है, तो वो चाहती है कि मैं नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट बनूं, है ना, वर्ल्ड में बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनूं. अगर कोई अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो वो चाहती है कि भाई मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस में आऊँ, राइट. तो इस तरीके की जो चीज़ है दैट इज़ योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. सो आई होप आपको मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्लियर है, जिसमें हमने डिस्कस करा है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जो रोटी कपड़ा मकान होता है, देन सेफ्टी सिक्योरिटी जिसमें फिजिकल एंड इमोशनल थ्रेट या हार्म से हम बचाव करते हैं अपना, एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड कि हम जिस ग्रुप का हिस्सा है वहाँ पे हमें लोग पहचाने जाने माने. एस्टीम नीड में मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोग आपको रिकॉग्नाइज करें कि देखो वो आ रहा है ना, वो आ रही है, मतलब आपके काम से आपकी पहचान हो. एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मतलब आप जिस चीज़ के काबिल हैं आप वहाँ तक पहुँच पाएँ. सो ये हमने जो है मैस्लो का अभी नीड कंप्लीट करी, और उसके बाद में आप जो हैं देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि ये आपने ज़रूर पढ़ना है कि किस तरीके की जो नीड्स हैं और स्टार्ट्स होती हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, एफिलिएशन, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ठीक है, आई होप आपको मोटिवेशन क्लियर है. सो टुडे वी डिस्कस्ड 2 एलिमेंट्स. फर्स्ट इज सुपरविजन, नेक्स्ट इज मोटिवेशन, और आई होप आपको ये क्लियर है. अब हमारे 2 एलिमेंट्स बचे हैं, दैट इज लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग दैट. तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड प्लीज डू रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन. मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. थैंक यू.